हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। काहिरा से गुजरते हुए। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा नेताजी को कौन नहीं जानता। प्रस्तुत पाठ उनकी एक यात्रा का वर्णन है। आइए उनकी यात्रा को जानते हैं। बच्चों, इस कहानी में एक देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए के नेताजी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक यात्रा की थी। उस यात्रा का वर्णन इस कहानी में है। आप अपनी किस यात्रा का वर्णन करना चाहोगे? दिए गए स्थान पर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं कहानी। काहिरा से गुजरते हुए। आधुनिक मिस्र की राजधानी काहिरा जैसे और भी कई सुंदर शहर है। नील नदी के आंचल में पिरामिडों की छत्र छाया में बसे इस शहर की जलवायु बहुत सुखद है। सुंदर सड़कें, आकर्षक भवन आदि विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु स्वेज नहर को पार करने वाले कितने कम भाग्यशाली लोग होंगे जो वहां से गुजरते हुए काहिरा गए होंगे। 16 जनवरी 1935 को रात्रि 9 बजे हम स्वेज में थे। समुद्र के किनारे से काफ़ी दूर जहाज का लंगर डाला गया, अतः हमें फेरी द्वारा किनारे पर पहुंचना पड़ा। चांदनी रात थी। समुद्र का पानी चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा था। हमारे चारों ओर स्वेज नहर की तथा बंदरगाह की लाइटें चमक रही थी, जिनकी परछाई समुद्र में नाच रही थी। कस्टम बैरियर पार करके हम कार में बैठे जो हमें काहिरा ले गई। शीघ्र ही शहर से निकलकर हम रेगिस्तान में पहुंच गए, जो उत्तर दिशा में था। सारा रास्ता शांत था। दोनों ओर अंतहीन रेत फैली थी। सड़क सीधी थी और आकाश से चांद की पीली पीली चांदनी छिटक रही थी। मध्य रात्रि में हम काहिरा पहुंचे। रात के सन्नाटे में काहिरा में रोशनी से चमकती सड़कें और सीधे खड़े भवन जादुई दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह हम पिरामिड देखने गए। ठंडी हवा चल रही थी। चीर कर रख देने वाली हवा से निकलकर हम नील घाटी पार कर विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों तक पहुँचे, जो प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। हम ठीक उनके नीचे पहुँचे और ऊपर गर्दन उठाकर देखने लगे। यही वे पत्थर के स्मारक थे जिन्होंने नेपोलियन जैसे योद्धा की कल्पना को ललकारा था। फ्रांसीसी राजा ने अपनी सेनाएं ठीक इनके नीचे लाकर खड़ी कर दी थी और अपने थके हारे सैनिकों को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि 5000 वर्ष झुककर इनकी ओर देख रहे हैं। हम पिरामिड के चारों ओर घूमे और खंडहरों के अंदर बाहर घूमते हुए सोचने लगे कि ये पिरामिड हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, हमें भी प्रेरणा का आभास हुआ। उन दैत्याकार पिरामिडों के सामने फैले अनंत रेगिस्तान में खड़े होकर मनुष्य की शक्ति और आत्मा की अनंतता का आभास होता है। इन इमारतों के शिल्पकारों ने समय को हरा दिया है। उन्होंने स्वयं को पत्थरों में सदा के लिए जिंदा कर दिया। पिरामिडों के समीप ही शाश्वत पहेली बुझाते स्फिंक्स है। पत्थरों का अद्भुत कार्य उगते हुए सूर्य को देखकर खोजती आंखें आखिर क्या संदेश देते हैं। एक गाइड ने व्याख्या की कि प्राचीन मिस्रवासी सूर्य देवता के पुजारी थे, अतः स्फिंक्स का या तो सूर्य के सूचक हैं या सूर्य पूजा के प्रतिनिधि हैं, किंतु वास्तविकता कौन जाने। स्फिंक्स के सिर पर एक चिड़िया स्थिर बैठी थी। गाइड ने यह स्फिंक्स की आत्मा है बताते हुए हमारी कल्पना को झिंझोड़ा। प्रत्येक प्रातः यह इनसे मिलने आती है। अधिक पास से देखने पर हमें महसूस हुआ कि स्फिंक्स की नाक उड़ चुकी है। हमने सोचा
यह भी एक पहेली है। किंतु गाइड ने हमें कुछ सोचने का मौका ना दिया। नेपोलियन की कैनन बॉल ने यह सब किया है, एक गाइड ने बताया। नेपोलियन का संबंध पिरामिडों से तो था ही, अतः हम इस बात से भी आश्वस्त हो गए। यह सिफन्स को छोड़ पिरामिडों की ओर मुड़े। हमारे गाइड ने पूछा, क्या आप पिरामिड के ऊपर तक जाना चाहोगे? हमारा उत्तर था, नहीं, हमारे पास समय कम है, धन्यवाद। उसने बताया, यहाँ एक आदमी ऐसा है जो केवल 8 मिनट में ऊपर जाकर नीचे आ सकता है। हमने सोचा यह हमें ठगना चाह रहा है, अतः हमने इनकार कर दिया कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस सब की अपेक्षा हमने सबसे बड़े पिरामिड को घूम घाम कर देखना उचित समझा। वह अधिक कठिन था। केवल हाल तक पहुँचते हमारी पीठ दुख गई, क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो हमें लगातार झुककर चलना था। पिरामिड 450 फीट की ऊंचाई पर था और हाल तक पहुंचने के लिए हमें इसकी आधी चढ़ाई करनी थी। पुराने राजाओं की मम्मी को यहाँ संभाल कर रखा जाता था। अब यह हाल खाली था, क्योंकि मम्मियों को संग्रहालय में पहुंचाया जा चुका था। एक और छोटा कमरा भी था जहां रानियों की मम्मी रखी जाती थी। गीजा की पिरामिड, जहां सिफन्स भी है, काहिरा से लगभग 9 मील की दूरी पर है। कुल मिलाकर 9 पिरामिड हैं, 3 बड़े और 6 छोटे। बड़े पिरामिड तो सही सलामत में हैं, केवल कुछ जगहों पर कोटिंग उखड़ गई है। काहिरा से बहुत दूरी पर पिरामिडों का एक और समूह भी है, जो 20 मील दूर प्राचीन शहर मेम्फिस के निकट है। वहाँ मिस्र के प्राचीन राजाओं की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। काहिरा का प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय भी पिरामिडों से कम दिलचस्प नहीं है। इस संग्रहालय में मिस्र भर में मिली वस्तुएं एकत्रित की गई हैं। इस संग्रहालय का सबसे आकर्षक हिस्सा वह है जहां तूतेनखामेन के मकबरे से मिली वस्तुएं रखी गई हैं, जो ऊपर मिस्र के लक्सर क्षेत्र में स्थित था। लक्सर से मिले खजाने का, जो कि संग्रहालय में रखा है, वर्णन करना असंभव है और 1-2 बार वहां जाकर देख पाना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कदम पर प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा 2000 ईसा पूर्व से भी पुराने समय में अर्जित कला व सभ्यता को देख व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। कला के नमूने आज भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे अभी अभी बने हैं, और उस कलाकारी के साथ साथ इनको संभाल कर रखने की कला भी प्रभावित करती है, जिनकी वजह से समय का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। मिस्र की तुलना में भारत भी अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व कर सकता है, किंतु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम उन लोगों की भांति अपनी कला व सभ्यता के नमूनों को संभाल पाने में अक्षम रहे हैं। मेरे विचार से वैसे भी हम लोग जीवन के भौतिक पक्ष कला और कलाकारी को मिस्र वासियों की भांति विकसित नहीं कर पाए। हमारा जोर सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति पर अधिक रहा है। जीवन के भौतिक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्ष पर हमने अधिक बल दिया। इसमें हमें कई लाभ भी हुए और कई हानियां भी हुई। अपनी अच्छी विचार शक्ति के कारण हम मानसिक रूप से तो आक्रमण करने वालों से प्रभावित नहीं हुए। यद्यपि भौतिक रूप में कुछ समय के लिए हम गायब से हो गए। धीरे धीरे हमने आक्रमण करने वालों को अपने आप में मिला लिया, जबकि प्राचीन मिस्र के लोग अरब हमलावरों के सामने झुक गए और पूरी तरह समाप्त हो गए। फिलहाल भारत केवल भौतिक रूप से ही कमजोर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी दुर्बल हो चुका है। यदि हम फिर से अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं तो हमें दोनों क्षेत्रों में एक साथ उन्नति करनी होगी। फिर से वर्णन पर आता हूँ।
सुबह के समय सैर सपाटा कर लेने के बाद दोपहर में हमने शहर के अंदर दर्शनीय स्थलों की सैर की। काहिरा में मस्जिद और मकबरों की भरमार है और बहुत सा पुराना इतिहास इनमें दबा पड़ा है। प्रत्येक मस्जिद की अपनी सुंदरता और अपनी कहानी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाइबल के संदर्भ वाले दृश्य यहाँ उपस्थित हैं, किंतु इनमें कितनी असलियत है कहना कठिन है। उदाहरण के लिए विशाल सिटेडल काहिरा का प्राचीनतम किला में गाइड ने मुझे एक बहुत गहरा कुआं दिखाया और बताया कि वह जोसेफ का किला है। काहिरा के सबसे आकर्षक स्थल सिटेडल है, जहां से पूरे काहिरा शहर का दृश्य देखा जा सकता है। सुल्तान हसन का मकबरा, नीली मस्जिद, अल अज़हर विश्वविद्यालय आदि कुछ दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पुराने मिस्र को देख लेने के बाद आधुनिक मिस्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। आधुनिक काहिरा शहर सुंदर शहर है और व्यक्ति उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। काहिरा में पूरा व्यस्त दिन व्यतीत करने के पश्चात हम लोग गाड़ी से पोर्ट सईद के लिए रवाना हुए ताकि अपना जहाज पकड़ सकें। रात्रि 11 बजे हम अपने जहाज पर थे। 1 घंटे में वह चल पड़ा। मध्य सागर के प्रवेश में हमने फ्रांसीसी इंजीनियर लोपेस की मूर्ति देखी, जिसने स्वेज नहर का निर्माण किया था। जल्द ही हम समुद्र के मध्य पहुंच गए। लहरों के बढ़ने के साथ साथ पोर्ट सईद की रोशनी धीमी से धीमी होती चली गई। तो बच्चों, यह कहानी लिखी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्होंने बताया कि काहिरा कितना सुंदर और प्रभावशाली जगह है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड हैं। बहुत से बादशाह, रानियों, राजाओं के वहाँ मम्मी रखे गए हैं। तो बच्चों, हमने सीखा पढ़ना ज़रूरी है, परंतु पढ़ने के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप और गतिविधियां भी आवश्यक है, क्योंकि एक सी दिनचर्या हमें एक ही जैसा काम करने की आदत बना देती है, जो कि सही नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।